किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपसे जो प्राकृतिक खेती का सत्य है उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा। और प्राकृतिक खेती को समझने के लिए एक विषय ज़रूरी है कि वर्तमान में हम जो खेती कर रहे हैं रसायन आधारित और मैकेनाइज्ड फार्मिंग, वो करने में क्या दिक्कत है। चूँकि आज मेरे पास पर्याप्त खाने के लिए व्यवस्था है, मतलब जितने खाद्य पदार्थ चाहिए, जितने प्रकार के चाहिए, सब प्रचुर मात्रा में हैं। रासायनिक खेती करने से और मैकेनाइज खेती करने से आज मेरे पास सब कुछ है जो हमको चाहिए। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं रासायनिक खेती छोड़िए, प्राकृतिक खेती की ओर चलिए। अब कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती कैसे करें, कुछ लोग डराते भी हैं प्राकृतिक खेती करोगे तो आपको पैदावार कम हो जाएगी, और कुछ लोग डराते भी हैं और कुछ लोग डरते भी हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती शुरू नहीं होती। दरअसल प्राकृतिक खेती के बारे में जितने झूठ बताए गए हैं या झूठ मेरे दिमाग में, उसकी वजह से हमारे देश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर नहीं जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊं पहले आपको कि प्राकृतिक खेती आप कैसे शुरू कर सकते हैं और क्यों शुरू करनी। प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के लिए पहले हमें रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग के जो नुकसान है वो समझने बहुत ज़रूरी है। देखो किसान भाइयों, मैं आज आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि आप आज की तारीख में जो खेती करते हैं उसमें निवेश बहुत लगता है, कृषि निवेश यानी लागत बहुत लगती है। जैसे ही आप खरीफ की फसल आएगी, रबी की फसल आएगी, तो जो आप फसल बोने वाले उसके दिमाग में चलने लगता है कि बीज कहाँ से लाएंगे। तो बीज का बिजनेस है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बीज अच्छा है, हमारा बीज अच्छा है, हमारे बीज का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो आप बीज कहाँ से लाएंगे ये दिमाग में शुरू हो जाता है और आप बीज लाते हैं महंगा, जबकि वो बीज आपके घर में रखा हुआ है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि अगर उन्नत बीज बोएंगे तो उन्नत पैदावार होगी, अगर नया बीज बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप हर साल बीज तलाशते हो, उसमें आपके काफ़ी पैसे बर्बाद होते हैं। जो घर में बीज रखा होता है, जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं का बीज आपके घर में जो गेहूं रखा है वो 2300 रुपये कुंटल का है, लेकिन बाज़ार से जब आप बीज लाएंगे तो 3500 4000 रुपये कुंटल मिलेगी। यानी एक बिजनेस है यहाँ पर। दूसरा, जब भी आप फसल के बाद जैसे बीज की अरेंजमेंट हो गई तो फिर आप सोचते हो कि फर्टिलाइज़र कौन कौन से डालेंगे। तो यहाँ भी कई कंपनियाँ अपनी फर्टिलाइज़र का दावा करती हैं कि हमारा सबसे अच्छा, हमारा सबसे अच्छा, और लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि कौन सी कंपनी की डीएपी, कौन सी कंपनी की पोटास, कौन सी कंपनी का जिंक, कौन सी कंपनी का सल्फर, और फिर फर्टिलाइज़र के मैनेजमेंट पर आप दिमाग चलाते हैं और फर्टिलाइज़र पर काफ़ी पैसा जाता है। ये भी एक व्यापार है। फिर आज की तारीख में हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि अगर फसल में खरपतवार होंगे तो वो ज़मीन से पोषण ले लेंगे, ज़मीन से पानी ले लेंगे, धूप की रोशनी ले लेंगे, मेरी फसल को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक ऐसा बना दिया गया सिस्टम कि हमें खरपतवारों को मारना है, तो आप बीडीसाइड का प्रबंध करेंगे, इसमें कुछ पैसा जाएगा। इसके बाद फिर आपको मालूम है कि इस फसल में एक बीमारी भी लगती है, तो उस बीमारी के लिए फंजीसाइड का इंतज़ाम है। कुछ फसलों में कीड़े लगते हैं तो उस कीटनाशी रसायन का इंतज़ाम है। और फल और सब्जियों की खेती में फिर कई प्रकार के कुछ और भी ग्रोथ प्रमोटर है, जिब्रेलिक एसिड है, पल्विक एसिड है, ओलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इस प्रकार का चलता है। तो आप ये जो रासायनिक चीज़ें डालते हैं, दो चीज़ें, एक तो हमारा बाजार में पैसा चला जाता है, जो पैसा मेरे पास रुकना चाहिए वो बाजार में चला जाता है। दूसरा, ये जो पेस्टिसाइड और रसायन हैं ये हमारी सॉइल की
फर्टिलिटी को वीक करते हैं, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को वीक करते हैं, हमारे भोजन में, पानी में, हवा में मिल कर के हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, मुझे नाना प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं और फिर मैं अस्पताल जाता हूं। यानी देश के 14 करोड़ किसानों में इस रसायन मैकेनाइज्ड फार्मिंग से 80% किसान कर्ज में डूबा है। इसके साथ साथ हमारी ज़मीन, चूँकि मैं कहता हूँ कि अगर धरती नहीं बची तो इंसान नहीं बचेगा। धरती तो बचेगी, धरती कहीं नहीं जा रही, लेकिन बंजर धरती बचेगी तो आप क्या करेंगे? तो धरती बचे, धरती बचने का मतलब है कि धरती की उर्वरता बचे, यानी धरती माता की कोख सलामत रहे। तो ये रसायन आधारित खेती, मैकेनाइज्ड फार्मिंग धरती की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज को खराब कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? दूसरा, ये रसायन जो मैं डालता हूँ वो मेरे भोजन का हिस्सा बनते हैं, पानी का हिस्सा बनते हैं और मेरे शरीर में जाके बीमारियां फैलाते हैं। तो एक चैलेंज आ गया है कि ये खतरनाक है, यानी जीवन असुरक्षित है। तो प्राकृतिक खेती करनी है, एक विकल्प है, प्राकृतिक खेती करनी है, रासायनिक खेती छोड़नी है और प्राकृतिक खेती करनी है, तय है। लेकिन अब जब प्राकृतिक खेती में आते हैं तो फिर लोगों ने चाहा कि प्राकृतिक खेती किसान ना कर पाए। बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की वकालत करते हुए भी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती किसान करने ना पाए। इसके लिए वो प्राकृतिक खेती में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे कि किसान ना करे। जैसे एक विषय कहा गया कि अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्राकृतिक खेती की उपज बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। नहीं मिलती। मैं पूछना चाहता हूं किसी बुद्धिजीवी से कि अगर एक किसान ने 5 एकड़ में भिंडी बोया, टमाटर बोया, करेला बोया, तो उसका अच्छा है, कोई रसायन नहीं डाला, अब उसको कैसे बेचे? वो कैसे बेचे कि साहब मेरा नेचुरल है, मेरा खाओगे तो अच्छा लगेगा, इससे आपको बीमारियां नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन किसी ने नहीं उगाया नेचुरल और उसके पास रजिस्ट्रेशन है, सिस्टम में है, तो वो बेच रहा है, बाजार से लेके नेचुरल में बेच रहा है। तो प्राकृतिक खेती का प्रोड्यूस आज बाड़मेर से एक किसान हैं, वो हमसे कह रहे सचान साहब आपकी हिसाब से मैंने जीरा पैदा किया है, नेचुरल है, जीवामृत डाला है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, संजीवनी खाद डाली है, कोई मार्केट में हमको बताइए कि जो हमारा जीरा अच्छी कीमत पर ले ले। तो हम उन सज्जन से क्या बोल रहे हैं, मित्र आप मुझसे 3 साल से जुड़े हो सोशल मीडिया में, मैं डेली एक फिल्म पिक्चर डालता हूँ वीडियो नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन आप एक्टिव नहीं हो। आप मेरी बात तो मान रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया में आपने एक भी वीडियो नहीं डाली ऐसी कि ताकि आपको हमारे ग्रुप में जो 1000 किसान हैं वो जानते। और मैं अक्सर कहता हूँ जो किसान मेरी बताई हुई खेती करता है, यानी जीवामृत डालता है, कार्बन डालता है, संजीवनी का छिड़काव करता है, फर्टिलाइजर नहीं डालता है, पेस्टिसाइड नहीं डालता है, कम से कम वो एक वीडियो बनाए 4-5 मिनट की, और मोबाइल को कैसे रखेगा? ऐसे लैंडस्केप पर। कुछ लोग ऐसे बना देते, वो यूट्यूब में नहीं जाती, ऐसे, और माइक लगा ले तो 4 मिनट की वीडियो बनाते कि मेरा नाम ये है, मैं बाड़मेर का हूँ, राजस्थान का हूँ, मैंने ऐसा किया, तो लोग कुछ जानते, शायद कुछ लोग जीरा मांगते आपसे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2-3 साल के बाद हमारे किसानों का माल का कुछ तो पैसा मिले, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन कब? जब आप चैतन्य होंगे। चलिए, विषय मेरा था कि प्राकृतिक खेती करनी, तो प्राकृतिक खेती के भ्रम आपको प्राकृतिक खेती नहीं करने दे रहे। अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती है क्या? तो ध्यान रखना मित्र, अगर आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक खेती एक विचार है, प्राकृतिक खेती एक जीवन शैली है। यानी कि हमारा जब विचार नेचुरल हो जाता है तब मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूं। एक दार्शनिक विषय है कि जब मुझे धरती के प्रति मोहब्बत हो गई, वनस्पतियों के प्रति मोहब्बत हो गई, धरती के नीचे के पानी के प्रति मोहब्बत हो गई, जीव जंतुओं के प्रति मोहब्बत हो गई, हमको इंसान से मोहब्बत हो गई कि मेरे द्वारा उगाया गया अनाज, फल, सब्जी खा कर के कोई बीमार ना होने पाए। यानी आप
जो रासायनिक खेती कर रहे हो उससे क्या क्या लोगों को, क्या क्या प्रकृति को नुकसान हो रहा है, जब उसकी पीड़ा आपके अंदर जागृत होगी तब आप प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। लेकिन दर्द नहीं है ना मित्र, अगर आपके दिल दिमाग में, अंतःकरण में प्रकृति और पब्लिक और जीव जंतुओं के प्रति दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है कि मेरे द्वारा जो अभी किया जा रहा है उसके द्वारा केचुए को ये नुकसान है, तितली को ये नुकसान है, मधुमक्खी को ये नुकसान है, चिड़िया को नुकसान है, जो मेरे द्वारा पैदा की गई सब्जियां, फल हैं, जो देश के बच्चे खाएंगे, देश के लोग खाएंगे, वो बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे, उनको कैंसर हो जाएगा, हम इतने ज़्यादा कीड़ों को मारेंगे, इतने ज़्यादा लोगों को बीमार करेंगे, तो इसका ईश्वर हमको दंड देगा। यानी मैं पाप का भागीदार बनूंगा। मैं अधर्म कर रहा हूं, मुझे धर्म के मार्ग पर आना है। आप जब इंस्पायर हो जाएंगे स्वतः तो आप प्राकृतिक खेती, तब विनोद कुमार सचान की बात आपको समझ में आएगी। नहीं अन्यथा क्या हो रहा है, जैसे मैं प्रतिदिन इस प्रकार का एक वीडियो बनाता हूं और अपने ग्रुप में डालता हूं। 15 मेरे ग्रुप हैं, और जो व्यक्ति 3 साल से जुड़ा है वो भी अगर जीवामृत बनाने जा रहा है तो हमसे पूछता है कि सचान साहब मिट्टी ले आया हूं, क्या करूं। अब देखना, मिट्टी ले आया हूं, क्या करूं, कितने दिन में बनेगा। अब भाई तुम कितनी मिट्टी ले आए हो, तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तुम किस फसल में डालना चाहते हो, मतलब कितना एकड़ जमीन है, कितना बनाना है, कितनी मिट्टी लाए हो, तब मैं शुरू करूं। मिट्टी ले आया हूं साहब, बताइए क्या करूं। तो मैं अक्सर बोल देता हूं गुस्से में कि भाई मेरा बीपी मत बढ़ाइए। क्यों? आज ही मैंने जीवामृत कैसे बनाया जाता है, कितना बनाओगे, कितना एकड़ जमीन है, कितनी मिट्टी लाओगे, कितना पानी लोगे, कितना चीनी या गुड़ डालोगे, आज ही वीडियो डालिए और उसके ग्रुप में डालिए। लेकिन वो सज्जन देख नहीं रहे, डायरेक्ट हमसे फोन कर रहे, तो मेरा तो बीपी बढ़ेगा मित्र। 40-50 किसानों को पर डे बात होती हो और इस प्रकार की लोग बात करें तो बीपी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा हमारी तो मदद ईश्वर करता है। चलिए, तो मित्र प्राकृतिक खेती जब आप करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको आप समझिएगा कि क्या क्या करना है आपको। प्राकृतिक खेती करने के पहले आपको 1-2-3 बातों पर विचार करना है कि मेरा धरती पर जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन मैं अक्सर बताता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिस काम के से आपको तो पैसा मिल जाए, आपको उत्पादन तो मिल जाए, लेकिन प्रकृति को या किसी इंसान को या किसी जीव जगत को क्षति हो जाए। ये काम आप नहीं करेंगे। यानी कि जैसे मैं धान बो रहा हूँ और मेरे यहाँ बारिश कम होती है या वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होता, मैं बोरिंग से पानी निकाल रहा हूँ, तो प्रकृति को नुकसान कर रहा हूँ। मतलब प्रकृति की व्यवस्था को बर्बाद करके प्राकृतिक खेती तो नहीं कह सकते। हमारी धरती की उर्वरता कम है और मैं उसमें गन्ना बो रहा हूँ, तो उसकी फर्टिलिटी का, गन्ना की क्रॉप उसका दोहन करेगी, तो उसको प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक खेती एक समझदारी है, और जो एग्रीकल्चर की किताब में सिखाया जाता है कि फसलों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये परिभाषा तब दी गई थी मित्र जब पेस्टिसाइड नहीं थे और जब बोरिंग नहीं थी। समझना बात, जब बोरिंग से पानी नहीं निकाला जाता था, बरानी खेती की जाती थी, ये परिभाषा तब की है जब पेस्टिसाइड नहीं डाले जाते थे। तब एक ही चीज़ थी कि ज़मीन की फर्टिलिटी ना खराब होने पाए। और आज की तारीख में अगर विनोद कुमार सचान खेती की परिभाषा लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ज़मीन, जल और जंगल और बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख कर के ऐसी खेती करना जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी प्रभावित ना हो, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल का दोहन ना हो और बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे। तो पहले तो ये भाव आना चाहिए कि अगर प्रकृति रहेगी तो मैं रहूँगा, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊँगा। ऐसा सोच करके हमको खेती करना होता है।
चलिए, तो खेती में करना क्या क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें रासायनिक खेती और मैकेनाइज्ड फार्मिंग के नुकसान जानने हैं, तो मैं प्राकृतिक खेती में 4-5 बातें करता हूँ। एक बात तो पहली ये है कि जैसे आप अनुभव करना कि आज के 50 साल पहले देश में बरानी खेती होती थी और किसान रबी की फसलें जब बोता था तो पलेवा की ज़रूरत नहीं थी, सिंचाई की ज़रूरत नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? क्योंकि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा उस समय 0.6% थी, जो आज घट करके 0.3 रह गई। यानी जब ज़मीन में फर्टिलिटी यानी जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6 थी, तो ज़मीन बारिश के समय में इतना पानी मॉइस्चर कंजर्व कर लेती थी कि हमें पलेवा की ज़रूरत नहीं थी, सीधे हम फसल बो देते थे। एक चीज़ तो ये देखनी है कि ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब जीवांश कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, फसलों में फसलों का अवशेष जो बचेगा उसमें आग लगाएंगे, पशुपालन नहीं करेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे तो संभव नहीं है। दूसरी चीज़, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है। पानी के बिना तो कुछ होने वाला नहीं। और पानी का स्रोत है वर्षा। एक जो खूबसूरत पानी है वो वर्षा में है। जैसे कई किसान कहते हैं मेरे यहाँ साफ पीएच ज़्यादा है, मेरे यहाँ पानी खारा है, तो बारिश का पानी से खेती करो तो खारे वारे की कोई बात ही नहीं, जीवांश कार्बन बढ़ गया, सब ठीक हो जाएगा। तो जीवांश कार्बन बढ़ाना है और वर्षा का पानी खेतों की मेड़ बना के रोकना ही रोकना है। अब कुछ किसान लो लैंड एरिया के हैं जहाँ बारिश बहुत होती है, बाढ़ आती है, वो इस बात को अन्यथा न लें, तुमको नहीं कह रहा हूँ। जहाँ पर बारिश का पानी खेत से बह के निकल जाता है उन किसानों के लिए कह रहा हूँ, बारिश का पानी मेड़ बना के रोकना ही रोकना। अगला क्या करना है, खेतों की मेड़ों पर हमको पेड़ लगाने हैं। अगर हम खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं लगाएंगे, फिर सोचेंगे प्राकृतिक खेती करूंगा तो नहीं हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इस समय देश में होल्डिंग छोटी हो गई, यानी किसान 14 करोड़ हो गए और 14 करोड़ ज़मीन है, इसमें से 40% ज़मीन बड़े किसानों के पास है। यानी 60% ज़मीन में 90% किसान है और 40% की ज़मीन में 10% किसान है। तो 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है एवरेज में, और हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं और किराए के ट्रैक्टर से करते हैं। अब 2.5 एकड़ का किसान एक ट्रैक्टर वाले को 20-25 हज़ार रुपया साल में जुताई का दे देता है और 40-50 हज़ार रुपये कुल बचते हैं उसके दोनों सीजन में। कैसे फायदा होगा? तो हमको बैल आधारित खेती, जैसे आज की तारीख में एक चल रहा है ना गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो मैं एग्जैक्ट अक्सर बोलता हूँ, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करनी है तो बैल से खेती करने के विषय में सोचना चाहिए। किसानों को, छोटे किसानों को, सड़कों पर बछड़े घूम रहे हैं, पाल लीजिए, ट्रेंड कर लीजिए, बैल से खेती करिए। अब मेरी जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो बहुत सारे किसान क्या कहते हैं, अभी कमेंट्स आ जाएंगे, सचान साहब दुनिया चंद्रमा में चली गई और आप बैल से खेती करने की बात करते हो, कौन बैल हल से कौन हल जोतेगा? तो फिर सुन लीजिए, जो किसान मेड़ बनाने में आनाकानी करेगा, जो किसान खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाने में आनाकानी करेगा, जो किसान बैल से खेती करना उचित नहीं समझेगा, तो ठीक है, फिर बीरबल के चुटकुले सुनते रहिए। यानी खेती किसानी में जो नेचुरल फार्मिंग में आपको चुटकुले सुनाए जा रहे हैं वो चुटकुले ही सुनते रहना, होना कुछ नहीं है मित्र। तो मैं नेचुरल फार्मिंग इसलिए कहता हूँ मित्र, ध्यान रखना, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, 2 चैलेंज मेरे सामने, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के जो रिच इलाके हैं खेती के मामले, बहुत रिच, उनके खेती के गुण गाए जाते हैं साहब। हरियाणा की खेती देखिए, पंजाब की खेती देखिए। तो मैं कहता हूं पंजाब के लोगों की बीमारी भी देखिए, यानी कि कितने कैंसर के पेशेंट हैं, कुछ आइडेंटिफाइड हो गए, कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है। ऐसी खेती करके क्या मिलेगा मित्र, जिसमें मेरे बाल बच्चों को, मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, फिर उसका कोई इलाज ना हो। अब इलाज तो नहीं है कैंसर का।
सुनना मेरी। मैं अक्सर भूमि की, सॉइल की फर्टिलिटी की बात करता हूं, तो खेती, प्राकृतिक खेती का जो निचोड़ है, वो निचोड़ एक ही है कि कैसे मैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करूं। हाउ टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं, यही नेचुरल फार्मिंग है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को जब बढ़ाने की बात आती है, यानी मिट्टी में जो जीवांश कार्बन 0.3 है उसको बढ़ाकर के 1% कैसे करूं, यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं कहता हूं, खेत की मेड़ बना के बारिश का पानी नहीं रोकेंगे तो आपके खेत में जीवांश कार्बन नहीं बढ़ेगा। अगर खेतों की मेड़ों पर पेड़ नहीं लगाएंगे तो जीवांश कार्बन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में माइक्रोब्स का लॉस होगा। जो कार्बन से जीवांश बनाने वाली सेना वो गर्मियों में मर जाया करेगी। तीसरी चीज है कि जितने भी कार्बनिक अवशेष हैं वो आपको जमीन में डालने ही डालने, उनको जलाना नहीं है, फेंकना नहीं है, बेचना नहीं है। अब इन सब बातों में थोड़ा अटहर होगा, समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा। तो मैं खेती को अक्सर कहता हूं, खेती के सिर्फ 2 निवेश हैं, श्रम और अपना दिमाग। अभी श्रम, मैकेनाइजेशन में श्रम करना नहीं पड़ता, और दिमाग लगाने के लिए देश के ढेर सारे कृषि वैज्ञानिक हैं, ढेर सारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं जो वो अपना दिमाग लगाते हैं। हम उन्हीं के दिमाग पर आश्रित हो गए। छोटी सी बात हुई, भिंडी बढ़ नहीं रही तो पहुंच गए, साहब मेरी भिंडी बढ़ नहीं रही है। उसने कहा ये ग्रोथ प्रमोटर डाल दो, ये फर्टिलाइजर डाल दो, जिंक का स्प्रे कर दो, सल्फर का स्प्रे कर दो, पैसा जाने लगा। हम एक चीज़ को समझना है कि हमें धरती माता अगर समृद्ध होगी तो फसल ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं। धरती माता में नाना प्रकार के जीवाणु होंगे तो फसल में बीमारी लगे, ऐसा संभव नहीं है। जमीन की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ होंगे, चिड़ियाँ होंगी, कीड़ा लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर मेरे घर में पशु हैं तो खरपतवार कोई समस्या नहीं, खरपतवार वरदान है। किसान भाइयों, मेरा जो सपना है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। मेरे सामने चैलेंज भी बहुत है। कई बार मैं बोलते बोलते कुछ लैंग्वेज मेरी ऐसी आ जाती है कि मैं कहता हूँ ये तबका नहीं चाहता आप ऐसे हों, ये तबका नहीं चाहता आप खुशहाल हों, तो वो तबके को बुरा लगता होगा। लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि देश के 14 करोड़ 12 करोड़ किसान जो कर्ज में डूबे वो कर्ज से मुक्त हो जाए। दूसरा, देश की 140 करोड़ जो आबादी है वो मर्ज से मुक्त हो जाए, यानी किसान के ऊपर कोई कर्ज ना हो और आम पब्लिक जो किसान की उगाई गई उपज खाती है वो उसको कोई बीमारी ना हो। इस पीड़ा को लेके जब आप आगे बढ़ेंगे, चूँकि मित्र समझना, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को जब देखता हूँ ना, कि अभी मेरा जो चश्मा है ये 2 पावर का है, और 10-12 साल की लड़की को या लड़के को जब मैं 12 नंबर का चश्मा देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके दिल में, डॉक्टर कहता है इसके दिल में छेद है, एक नई बीमारी है, लगभग 3% बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझको तकलीफ होती है। 18-20 साल का लड़का जब हार्ट अटैक से मर जाता है तो मुझको तकलीफ होती है। 28-30 साल की उम्र में जब किसी को कैंसर हो जाता तो मुझको तकलीफ होती है। तकलीफ आपको भी होती होगी, लेकिन जब तक तकलीफ आपके घर में नहीं आती ना, तब तक आप तकलीफ से दूर हैं। ये मेरी बस बुराई है कि मैंने कहा दुनिया का दर्द, दुनिया में जो लोगों के साथ घटित हो रहा है उसको आप ठीक से देखिए, और वो कहीं घटना मेरे घर में ना आ जाए, मेरे जीवन में घटित ना हो जाए, इसके लिए मुझे प्राकृतिक खेती करनी है। प्राकृतिक खेती में लालच छोड़ दीजिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, मित्र, धन कमाने का वक्त नहीं है, जान बचाने का वक्त है। जान बचाइए, जीवन बचाइए, बच्चों की खुशहाली के लिए प्राकृतिक खेती करनी है। तो जिसको कोई दिक्कत हो मुझसे संपर्क कर सकता है।
मैं चैनल में मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। बस एक ही निवेदन करता हूँ, जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए किसान हैं, कि मित्र एक कष्ट किया करो। मैं दिन भर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, आपको वीडियो भेजता हूँ, आप उसको देखने का प्रयास किया करो, कि आप देख लो बस उसको। नमस्कार।